जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया था अपन ने, और इंट्रोडक्शन के तौर पे एक नेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, या अर्नेस्ट रेनिन किस तरह से डिफाइन करते थे नेशन को, फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में कैसा वर्ड कैसे नेशंस को विजुलाइज किया, ड्रॉ किया, और नेशनलिज्म नाम की जो फीलिंग है वो किस तरह से लोगों को यूनाइट करती है, उस सब पे अपन ने बातचीत की थी। उसका एक बेसिक आइडिया लिया था। आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कैसे नेशनलिज्म एंट्री लेगा यूरोपियन हिस्ट्री में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रोल है आइडिया ऑफ नेशन के डेवलपमेंट में, वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज लीडर्स ने क्या प्रैक्टिसेस, क्या मेजर्स इंप्लीमेंट किए लोगों के दिलों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमननेस को डेवलप कराने के लिए, और इस सब में नेपोलियन का क्या रोल है, और फिर इवेंचुअली ये नेशनलिज्म नाम की चिड़िया किस तरह से पूरे यूरोप में घूमेगी और मोनार्कीज को हटा के मॉडर्न स्टेट्स में कन्वर्ट करेगी। उस सब की कहानी है ये, और वो कहानी शुरू कर रहे हैं अपन। देखो, नेशनलिज्म या आइडिया ऑफ नेशन का पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन है वो आया 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। और अगर क्लास 9th की एनसीईआरटी जरा भी याद है तो तुम्हें याद होगा कि फ्रांस 1789 से पहले मोनार्की के अंडर हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था, एक फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ करता था अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मतलब जिसकी पावर्स पे कोई रिस्ट्रेन ना हो, रोक टोक ना हो, और मोनार्क हुआ करता था लुईस 16। होपफुली इतना तुम्हें याद होगा। France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch, Louis 16। अच्छा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, और उन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का इवेंचुअल आउटकम ये हुआ कि सोवरेनिटी, पावर ट्रांसफर हुई लोगों से टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। एक ऐसी बॉडी जो कि फ्रेंच सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती थी, जो कि फ्रेंच सिटीजन्स के लिए काम करती थी, और अगर नाम याद हो तो उसका नाम था नेशनल असेंबली। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, पावर ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, और उस बॉडी का नाम क्या था? नेशनल असेंबली। अच्छा, कोरिलेशन देखो, इंडियन हिस्ट्री में भी यही है। 1947 से पहले इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून कौन बना रहा था? ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन कह दे वही कानून, वही लॉ। और फिर हमारे यहां पे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, हमारा इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर 1947 के बाद इवेंचुअली पावर ट्रांसफर हुई फ्रॉम मोनार्की, फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू अ बॉडी ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जिसे आज हम जानते हैं पार्लियामेंट के नाम से। कोरिलेशन देख रहे हो? अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू लोगों के हाथ में पावर आ गई। उसका मतलब क्या हुआ कि अब लोगों के हाथ में था कि वो कैसा नेशन बनाना चाहते हैं, नेशन को क्या शेप देना चाहते हैं, नेशन की क्या किस्मत बनाना चाहते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ ना कि जब अंग्रेज चले गए तो पार्लियामेंट के हाथ में था कि वो कैसा नेशन डेवलप करना चाहते हैं, क्या पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। और उस पार्लियामेंट में जो लोग थे उनको कौन चुन के भेज रहा था? हम भेज रहे थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो पावर इवेंचुअली किसके पास थी? हमारे पास थी, और है भी। हर 5 साल के बाद हम अपना लीडर बदल सकते हैं। तो द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अच्छा, 1789 में नेशन तो बन गया, लेकिन एक नेशन के सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का बन जाना काफी नहीं होता। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ कॉमननेस, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना, देश से जुड़ाव की भावना का होना बहुत जरूरी है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। क्या थे वो स्टेप्स? पहला, द आइडिया ऑफ ला पेट्रिया, फादरलैंड, कि भाई ये तुम्हारे पुरखों की जमीन है, तुम्हारे बाप दादा यहां पैदा हुए, ये तुम्हारी जमीन है। हमारे यहां चलता है मदरलैंड का कॉन्सेप्ट, भारत माता, भारत माता के लिए कुछ भी कर देंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ फादरलैंड, और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ ले सिटियोन या सिटीजन। द आइडिया ऑफ ले सिटियोन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। एक ऐसी यूनाइटेड कम्युनिटी क्रिएट करेंगे जहां पे हर कोई इक्वल राइट्स को एंजॉय करेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रांस में तो था भी कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, 3 क्लासेस हुआ करती थी, नोबेलिटी, क्लर्जी, थर्ड स्टेट। नोबेलिटी और क्लर्जी कुछ राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, और सारा बर्डन पड़ता था थर्ड स्टेट पे। तो उसके रिफॉर्म के तौर पे आइडिया ऑफ सिटीजन इंट्रोड्यूस किया गया, जहां एक ऐसी यूनाइटेड कम्युनिटी क्रिएट की जाएगी जहां हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में भी यही हुआ, इंडिया में भी यही हुआ। इंडिया में पहले इंडिया डिवाइडेड था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई जाट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा, आगे देखो, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, नया झंडा, तिरंगा, वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। राजा को जो झंडा था उसको हटा के ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया गया। राजा का झंडा क्या सिग्निफाई करता था? रिप्रेशन, नो राइट्स, नो वॉइस। इसके रिफॉर्म के तौर पे एक तिरंगा लाया गया, ट्राई कलर लाया गया, जो कि क्या सिग्निफाई करता था? जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। हमारा इंडियन फ्लैग भी कुछ सिग्निफाई करता है। जो हमारे इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स हैं और एक धर्म चक्र है, वो कुछ सिग्निफाई करता है। आज यही होमवर्क है, यही पता करो कि इंडियन फ्लैग क्या सिग्निफाई करता है, उन कलर्स का क्या मतलब है, उस धर्म चक्र का क्या मतलब है। स्टेट जनरल एक बॉडी हुआ करती थी, याद हो तो, लुई 16 के टाइम पे। इसको रीनेम करके नाम रखा गया नेशनल असेंबली। और अब ये जो नेशनल असेंबली थी, इट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। सिटीजन्स इसको इलेक्ट कर रहे थे। अब ये सिटीजन्स के लिए काम कर रही थी। स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट कर रहा था? राजा, लुई 16। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक सॉन्ग फेमस हुआ, याद होगा तुम्हें, मार्शलिस, जो कि आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन, वंदे मातरम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। ये सॉन्ग्स यूनाइट करते हैं लोगों को, सेंस ऑफ कॉमननेस लेकर आते हैं। तो न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, लोगों ने शपथ ली देश के नाम पे। मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, जो लोग शहीद हुए, सेक्रीफाइस जिन लोगों ने किया, उनको सम्मानित किया गया, उनके लिए इवेंट्स करवाए गए। जो उनके यहाँ के भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, सुखदेव, राजगुरु थे, उनके लिए इवेंट्स करवाए गए, उनको सम्मानित किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अच्छा, राष्ट्रगीत बना दिया, राष्ट्रगान बना दिए, फ्लैग बना दिया, नेशनल असेंबली बन गई। लेकिन एक नेशन को यूनिफाई करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। दूसरा, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों को आधार कार्ड बनवाना है या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाना है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग लॉज हैं। वो जाए, उसका काम ऐसे हो जाए, उसका आधार ऐसे बन जाए, और तुम जाओ, तुम्हें 15 दिन लाइन में खड़ा करके रखा जाए। चाहे कितना ही सामने हंसना उसके, मन ही मन गाली दोगे कि यार जलोगे।
यार पता नहीं क्या सिस्टम चलाया हुआ है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म लॉज हों, तुम दोनों को आधार बनवाना है और दोनों को 15 दिन लाइन में खड़ा किया हुआ है, तुम्हें प्यार हो जाएगा तुम्हारे पड़ोसी से, पप्पी ले लोगे तुम उसकी, साथ में बैठ के गाली दोगे सिस्टम को कि सरकार है ही। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का भी रोल है। इमेजिन करो राजस्थान में कोई एक अलग करेंसी चल रही है, गुजरात में अलग करेंसी चल रही है, महाराष्ट्र में अलग करेंसी चल रही है, इधर पंजाब वाले बोले कि हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने अपनी करेंसी चला दी। कभी यूनिफिकेशन हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन जीएसटी आ गया, अब पूरे देश में एक ही लॉ है, एक ही कानून है, इकोनॉमिकली यूनिफाई होंगे ना लोग, फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा, पिटेंगे तो सब साथ में पिटेंगे। यूनिफॉर्म लॉ, इन लोगों ने भी वही किया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। इसने क्या बनाया? यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो टैक्सेस लगते थे वो, और ड्यूज जो कर्जे थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। ये क्या है? ये है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। अच्छा, एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप लिया इन्होंने, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। जो रीजनल बोली चाली थी उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन की तरह से प्रमोट किया गया। ये बड़ा एक्सट्रीम था, बट एक लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज का होना भी यूनिफिकेशन के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेज जब नहीं आए उससे पहले अपने यहाँ पे क्या हो रहा था? तमिल वाला तमिल बोल रहा था, तेलुगु वाला तेलुगु बोल रहा था, पंजाबी अपनी पंजाबी, इधर नॉर्थ वाले हिंदी बोल रहे थे। ये तेलुगु वाला हिंदी वाले को कुछ बोल के चला गया, इसको समझ में ही नहीं आया, आबा सादा, पता ही नहीं चला। लेकिन जब अंग्रेज आए, इंग्लिश आई, साउथ वाले ने भी इंग्लिश सीखी, नॉर्थ वाले ने भी इंग्लिश सीखी, अब आइडियाज का एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान ईजी हो गया, अब कम्युनिकेट कर पा रहे थे एक दूसरे से। तो वो भी एक तरह का यूनिफिकेशन है। बट हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू नहीं है, बिकॉज हमारी कल्चरल हिस्ट्री अलग है और बड़ा देश है हमारा। हमारी तो स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी है। ये फ्रांस छोटा सा देश, इतना सा, यूपी जैसे 4 बन जाए, यूपी में से 4 बन जाए, सॉरी, तो वहां पे ये कॉमन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया। अच्छा, अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इनको सक्सेस मिल गई थी, अब ये रुकने वाले थोड़ी थे। तो द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। रिवॉल्यूशनरीज ने क्या बोला कि हमारा मिशन है, हमारा लक्ष्य है, हमारा भाग्य ये कि हम आसपास के जितने भी यूरोप में लोग हैं उन सबको आज़ाद कराएंगे डेस्पोटिज्म से, एब्सोल्यूट रूल से, मोनार्कीज से। इन्होंने अपना गोल बना लिया टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अच्छा, फ्रांस जब नेशन बन गया, यूरोप में इसकी खबर पहुंची, तो यूरोपियन लोगों को जब पता चला कि यार वो बगल वाले गांव में ऐसा हो रहा है कि अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनके राइट्स हैं, ऐसी गवर्नमेंट जो खुद चुन रहे हैं वो लोग, राजा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो उन लोगों में भी होप्स जागी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस पॉलिटिकल ग्रुप बना था वो था जैकोबिन क्लब, रोबोस्पियर जो जिसका लीडर हुआ करता था। इन जैकोबिन क्लब वालों ने भी क्या किया कि ये गए आसपास के किंगडम्स में, पूरे यूरोप में घूमे और वहाँ इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करना शुरू किया कि भैया लिबर्टी नाम की चीज़ होती है, तुम्हें भी एजुकेशन मिल सकती है, तुम भी अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हो, बताना शुरू किया इन्होंने। तो लोगों के अंदर वो होप जागी और इसने एक तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया फ्रांस की आर्मीज के लिए। When the news of events in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. And Jacobin clubs, their activities and campaigns prepared way for French armies. अब फ्रांस की आर्मीज अड़ोस पड़ोस के किंगडम्स में गई, अड़ोस पड़ोस के किंगडम्स पर अटैक किया और बोला कि यहाँ मोनार्की को हटाएंगे और नेशन स्टेट बनाएंगे।
अब वहाँ जो मुनार्क है वो ऐसा थोड़ी बैठा हुआ है कि बाबू आओ आपके लिए गद्दी सजी हुई है, वो भी लड़ेगा। तो इवेंचुअली फ्रांस की आर्मी और लोकल मोनार्क्स में लड़ाई शुरू हुई, और इन लड़ाइयों को बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। फ्रांस आर्मी कहाँ कहाँ गई? होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, जब रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हो गए, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब ये फ्रेंच की आर्मी जहाँ जा रही थी, जहाँ लड़ रही थी, जहाँ जीत रही थी, वहाँ नेशनलिज्म की बात कर रही थी, वहाँ इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रोपगेट कर रही थी। होपफुली ये समझ में आया होगा। अच्छा, आलम ये था कि एक पेंटिंग बनी, ये देखो, ये डिज़ाइन बनाया गया। ये डिज़ाइन कहाँ बनाया गया? ये बनाएगा जर्मन एल्मनेक पे। एल्मनेक होता है तारे सितारों की जो बात करते हैं, आशिक नहीं, वो जो किस्मत विस्मत के तारे सितारों की बात करते हैं। तो एक जर्मन एल्मनेक तैयार हो रहा था, उसके कवर पेज पे जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमैन ने एक डिज़ाइन दिया। वो डिज़ाइन ये है, 1798 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 10 साल बाद। ये कवर पेज, ये जो डिज़ाइन है, ये क्या सिग्निफाई करता है? इस साइड में ये जो हिस्सा है, यहाँ पे ये कुछ लोग दिखाए गए हैं, और ये है बैसिल। बैसिल हुआ करता था फोर्ट्रेस प्रिजन फ्रांस का। 14 जुलाई 1789 को जब इस पर अटैक किया गया, उस दिन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें तो दिखाया गया कि भैया फ्रांस के लोगों ने तो बैसिल पर अटैक कर दिया है, वो तो मोनार्की को हटा रहे हैं, वो तो अपने लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और इस इमेज में दिखाई गई है एक जर्मन की प्रोविंस है कैसल, उसका फोर्ट, उसका किला दिखाया गया है। और नीचे क्या लिखा है इन्होंने? नीचे लिखा द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, कि लोगों को अपनी आज़ादी छीननी पड़ेगी, लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। देखो, द इमेज ऑफ फ्रेंच बैसिल being stormed by the revolutionary crowd has been placed next to similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in German province of Kassel। और क्या लिखा स्लोगन में? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेवमैन कहाँ के थे? मैन सिटी के थे। मैन्स एक सिटी है जर्मनी में, और ही वॉज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। अच्छा, अब देखो, अब आएंगे नेपोलियन, द ग्रेट नेपोलियन। देखो, हिस्ट्री कहानी है, और कहानी का इवेंचुअल एम होता है कोई ना कोई मैसेज देना। हर पर्सनैलिटी की कहानी से कोई ना कोई मैसेज लिया जा सकता है। कभी अगर हायर स्टडीज में कभी टाइम मिले तो नेपोलियन को पढ़ना। हालांकि नेपोलियन बाद में कुछ गलतियां करता है, लेकिन इसकी इनिशियल कहानी से जो मैसेज मिलता है वो ये है कि इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को अवेयरनेस के साथ यूज़ करना जानते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये आदमी आर्टिलरी में काम करता था, नौकरशाही, नौकर था, और आर्टिलरी से लेके 1804 में ये एम्परर बनता है फ्रांस का। और जब ये एम्परर बना तो इसकी माँ ने एक लाइन कही बड़ी प्यारी, इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों की डिक्शनरी में होता है इम्पॉसिबल नाम का शब्द। पढ़ना इसके बारे में कभी, लेकिन अभी बुक वाला देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। तो जब ये फ्रांस आर्मीज जा रही थी, जहां भी फ्रेंच की आर्मीज कब्जा कर रही थी, वहां नेपोलियन वो चेंजेस लेकर आ रहा था जो उसने फ्रांस में किए थे। देखो, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। हालांकि देखो, 1799 के आसपास ये पावर में आ गया नेपोलियन। 1804 में इसने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था, और एम्परर डिक्लेयर कर दिया विच मीन्स कि एक तरह से खुद को मोनार्क डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन बावजूद उसके ये कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया, कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया जो कि बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया लोगों को यूनाइट कराने में। देखो, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया,
but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. कौन से रिफॉर्म्स लेकर आया? ये लेकर आया द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं. बहुत शानदार कोड. इसमें जो रिफॉर्म्स लाए गए वो पूरे यूरोप की हिस्ट्री को चेंज करेंगे. मोनार्की लाने के बावजूद, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आया जो पूरे यूरोप की हिस्ट्री को चेंज करेंगे. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नेपोलियनिक कोड. नेपोलियनिक कोड में इसने क्या कहा? इसने एस्टेब्लिश करी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सब लॉ के सामने बराबर है, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा. जो क्राइम करेगा उसको बराबर सजा है. अपने प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई आर्टिकल 14 में. अच्छा, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वो खत्म कर दिए इसने. राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया लोगों को. लोग खुश थे कि यार इक्वालिटी बिफोर लॉ है. और ये उस फ्रांस की बात हो रही है जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो वो लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी होंगे. एंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. ये कोड को जहाँ भी फ्रेंच आर्मीज ने कब्जा किया वहाँ पे भी एक लगाया गया, एक्सपोर्ट किया गया. इन डच रिपब्लिक्स, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए. अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था कि राजा एक लैंडलॉर्ड को जमीन दे देता था. अब वो जो लैंडलॉर्ड होता था वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करके उस जमीन को करवाता था, तो वो अबॉलिश कर दिया. फ्रीड पीजेंट्स. पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज. सर्फडम हुआ करता था कि एक आदमी को एक लैंडलॉर्ड को दे दिया गया और उसको एक ज़मीन दे दी गई. उस ज़मीन पे वो आदमी कल्टीवेशन करेगा और जो लैंडलॉर्ड कहेगा वही करेगा. उसका अपना कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है. बेसिकली एक तरह से स्लेवरी थी ये. और जो पीजेंट्स के मैनोरियल ड्यूज थे, जो कर्जे उधारी वगैरह थी, उनसे भी पीजेंट्स को फ्री कर दिया नेपोलियन ने. लोग खुश थे. आगे देखो, इन टाउन्स टू, शहरों में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड होती है एसोसिएशंस. आज के दौर में चलते हैं ये इलीगली, जैसे सैंड माफिया. अब होता क्या है वो कि सैंड के बिजनेस में कोई बाहर वाला आके काम करना शुरू करे तो ये लोग एसोसिएशन बना लेंगे, उसको एंटर ही नहीं करने देंगे. हर कोशिश करेंगे कि यार ये आदमी यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो जाए. अब ये इलीगली चलता है. पहले गिल्ड जो थे वो ऑफिशियली चला करते थे, तो नेपोलियन ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को खत्म किया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया. और जब ये सब कुछ इम्प्रूव होगा तो लोग खुश होंगे ना. पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम. इनको खुशी होने लगी यार कि बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बदल रहा है और पीजेंट्स भी फ्री हो गए, तो लोग खुश थे. जो बिजनेसमैन आदमी थे, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. इनको भी इसके फायदे मिलने लगे. और देखो, जब ट्रेड बढ़िया होगा तो इंप्रूवमेंट होगा, देश आगे बढ़ेगा. ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है. इकोनॉमी जिसकी बढ़िया है उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. जिसके पास पैसा है उसकी 99% समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाता है. इसीलिए तो कहते हैं कि इकोनॉमी लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी. तो लोग खुश थे कि चलो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, बढ़िया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए. बट फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इन चेंजेस से या कुछ चेंजेस से अग्री नहीं करते थे. However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw. Initially, इन cities में, ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, मेन्स है अपना इसमें जर्मनी में, मिलान है इटली में, वार्शो है पोलैंड में. तो इन सिटीज़ में फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी. कि यार ये तो भगवान आ गए, आज़ादी लेकर आए हमारे लिए. फ्रेंच आर्मी को इन लोगों ने वेलकम किया. लेकिन बड़ी जल्दी ही इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया.
इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, कि ये जो इनिशियली लोग एंथुजियास्टिक थे वो विद्रोह में बदलने लगा. इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो बढ़िया हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो बढ़िया हो रहे हैं, बट जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है उसमें दिक्कतें हैं, वो परेशानियां क्रिएट कर रहा है. और वो परेशानियां क्या थी? इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिए गए, टैक्स तो बढ़ाए गई, आर्मी लड़ रही है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स बढ़ा के. सेंसरशिप्स लगा दी गई, नेपोलियन के अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं छापेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा. फोर्स्ड कॉन्स्क्रिपेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, कि जो भी एरियाज को कॉन्कर कर रहे थे, ये गए हॉलैंड जर्मनी, इन्होंने कॉन्कर किया और वहाँ के लोगों को बोला कि अब तुम फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो. जर्मनी वाला बोला यार मैं तो जर्मनी का हूँ, मैं क्यों फ्रेंच आर्मी में भर्ती हूँ? तो बोले कि जब तुम्हें आज़ाद कराना था तब तो हमें बुला लिया, अब पूरे यूरोप को कौन आज़ाद करवाएगा? अब तुम भी फ्रेंच आर्मी के साथ जुड़ो और पूरे यूरोप को आज़ाद कराओ. तो लोगों को लगने लगा कि यार ये पॉलिटिकल फ्रीडम कर्व हो रहा है हमारा, एक तरह से हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है. तो लोग हॉस्टाइल हो गए. This all seemed to outweigh the advantages of administrative changes. लोग परेशान हो गए और फिर इसी परेशानी की वजह से इवेंचुअली नेपोलियन 1815 में हरा दिया जाएगा. अच्छा, दो इमेजेस दे रखी हैं. एक इमेज तो पहले ये वाली देखेंगे अपन, कि मतलब इनिशियली जो लोग एंथुजियास्टिक थे वो बाद में कितना परेशान हो गए, वो ये इमेज दर्शा रही है. द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जेब्रनिक जर्मनी, ये एक इमेज बनाई गई जर्मनी में ट्री ऑफ लिबर्टी की. इस इमेज में क्या दर्शाया गया, किसने बनाई है? ये जर्मन पेंटर हैं कार्ल कास्पर फ्रिड्स, उन्होंने बनाई. और उन्होंने क्या दर्शाया कि फ्रेंच सोल्जर्स हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर्स, कि फ्रेंच सोल्जर्स जो है वो ऑपरेस कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं. इन्होंने पीजेंट की कार्ट को सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है, यंग वुमेन को हरेस कर रहे हैं और उस पीजेंट को घुटनों पे झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं. और फिर इस पट्टे पे इन्होंने लिखा, जिसे इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी बुलाया, उस पे लिखा टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, ले लो भैया फ्रीडम ले लो, इक्वालिटी ले जाओ, हमें नहीं चाहिए. ये जो तुम्हारा मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी है ये हमें नहीं चाहिए. सरकेज़म में बोल रहे हैं कि ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें तो भैया पॉलिटिकल फ्रीडम दो, हमें नहीं होना तुम्हारी फ्रेंच आर्मी में भर्ती, हमें उससे बस आज़ाद करो. तो जो इनिशियल एंथुजियाज्म था, अब था तो नेपोलियन मोनार्की ना, चाहे कितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ले, लेकिन था तो मोनार्की ना. तो इवेंचुअली लोग इससे परेशान होने लगे और फिर 1815 में ये हार भी जाएगा. अगले चैप्टर में वो सारी थोड़ा बहुत आएगा तो वो देखेंगे. बैटल ऑफ वाटरलू. अच्छा, एक इमेज और है, ये एक बैटल हुई, बैटल ऑफ लिप्जिंग 1813 में, जिसमें नेपोलियन हार गया था. और जब लिप्जिंग में ये हारा तो ये वापस आ रहा था, फ्रांस वापस आ रहा था, तो ये जो लेटर्स गिर रहे हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं उन जगहों के नाम जो इसने कॉन्कर की थी, और बैटल ऑफ लिप्जिंग की वजह से वो वापस चली गई. नेपोलियन 1815 में जब हार जाएगा, फिर उसके बाद वियना सिस्टम आएगा. वियना सिस्टम में और ज़्यादा कोशिश की जाएगी मोनार्की को इम्प्लीमेंट करने की, वो सब अब अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट. बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो. थैंक यू वेरी मच.